हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हेमा। तो आज आप लोगों के साथ वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चाएं होंगी। अब पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता तक कवर कर लिया था। आज हम वैदिक सभ्यता पे बात करेंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो वैदिक काल है उसका विभाजन दो कालों में हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो होती है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया जो होते थे वो ग्रामीणी कहलाते थे और विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। ठीक है, जो पुरब थे, यहाँ पे पुरसु है, लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पे पुरब है, आप लोग सही कीजिएगा। पुरब दुर्गपति इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाला होता था। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। उसके बाद सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग गाय की खोज से है। दसरा युग का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज है 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। ठीक है, और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। उसके बाद विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से शादी कर लेती थी। ठीक है, उसके बाद स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी मतलब विदेशी महिलाओं का वर्णन भी मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी एक संहिता है। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, जो आर्यों का समाज था वो उसका जो पेय पदार्थ था वो था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का धारण करते थे: वास, अधिवास और ऊष्णी। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के जो साधन थे वो थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, धूत क्रीड़ा। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। कभी कभी ये भी आता है कि ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो गाय को अधन्या शब्द कहा गया है। ठीक है, अधन्या कहा गया है। उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का जो प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता जो थे वो थे इंद्र देवता थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था।
व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन की में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को विकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो मध्यस्थ का काम करता था वो देवता थे अग्नि। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी का उल्लेख उसको सबसे पवित्र माना गया है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जो उनका व्यवसाय था वो वर्ण के आधार पर नहीं होता था, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे वर्ण व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल में जो हल होते थे, हल को सिरा कहा जाता था और हल से जोते गई जो रेखा होती थी उसको सीता रेखा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन और इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है। यहाँ टूटी नाव लिखा है, वैसे टूटी हुई नाव है वो। ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए अभ्यस्त व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को समर्पित से संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। ठीक है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है, यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में ही इसका जन्म हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।